एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि अभी जो पिछले 1 घंटे में हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जो टेस्ट हुआ था, सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस का जो सिलेबस था, उसका जो आखिरी यूनिट था, 13वां नंबर का यूनिट, जिसका नाम था मेथड्स इन बायोलॉजी। इसका टेस्ट हुआ अभी पिछले 1 घंटे में। ठीक है, बच्चों ने पेपर दिया, उसका ये सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि मैं बस थोड़ा थोड़ा उसका उत्तर बताते जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमारे पास उतना समय इस वीडियो में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं ये बता दूं कि हमारा राउंड 1 चल रहा है, जिसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। आ चुके हैं, 13 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है और एक जो लास्ट टेस्ट लिया जाएगा कल, उसमें अब तक 13 यूनिट के प्रश्नों को समाहित करके एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें भी 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहले राउंड में 14 हमने टेस्ट ले लिया, समझ लीजिए कल तक। ठीक, तो 14 टेस्ट के 700 लगभग प्रश्न हमको मिल गए और 2 सरप्राइज टेस्ट हो चुके हैं 50-50 प्रश्न के, वो 100 प्रश्न हो गए। कुल मिला के जब ये हमारा पहला राउंड खत्म होगा तब तक 1500 क्वेश्चन का हमारे पास भंडार रहेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आनंद कुमार साव आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नेट सेट के गेट के बारे में आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड है, गूगल लेंस में स्कैन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके जो ऑल बटन है उसको दबा दीजिए, सब प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए क्योंकि यहीं पर हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, पूरा फ्री है। सभी बच्चे जो लाइफ साइंस के मैक्सिमम बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं। हमारा 1000 का फैमिली पार हो चुका है, वहां पर मेंबर की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुका है इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आप भी जुड़ जाइए, आपका भी स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, यहाँ पर भी सभी के सभी बच्चे हमारे लाइफ साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट टेस्ट हमारा 13 था, ये मेथड्स इन बायोलॉजी। टोटल क्वेश्चन 50 आए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के थे, कुल मिला के 100 नंबर के टेस्ट हुए थे। 1 घंटे का समय था, बिना चीटिंग किए आपको इस पेपर को देना था। ठीक, चलिए देखते हैं। यूनिट 1 सॉरी यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी में प्रश्न 1, पहला प्रश्न, which enzyme is responsible for removing RNA primer and filling the gap with DNA during prokaryotic DNA replication। याद रखना, जब प्रोकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा होता है, प्राइमर को हटा करके वहां पर गैप को भरने का काम, डीएनए के साथ डीएनए बनावर के गैप को भरने का काम कौन करता है? तो कौन करता है भाई, देख लीजिए, ये पूरा दिया है। ये रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है। हमको जो पूछा है कि गैप को कौन भरता है। ठीक, तो गैप को कौन भरता है, किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि आरएनए प्राइमर को हटा करके गैप को भरने वाला। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये दोनों में दिया है, प्रोकैरियोट में भी दिया है, यूकैरियोट में दिया है। पूरा पढ़िएगा आप लोग, इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो वो कौन है, देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर यही है विद डीएनए। आरएनए को हटा के डीएनए को भरता है, कौन है वो, डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है ना, ये प्रोकैरियोट में है। यूकैरियोट में कौन है बोलने पर, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग है। दोनों में क्या अंतर है, पूरा ये कैरेक्टर है भाई। आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से अपने कॉपी पे उतार लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यहाँ पर 10 कैरेक्टर आपको दिया गया है। कुछ कैरेक्टर समान है, कुछ कैरेक्टर अलग अलग है, बिल्कुल इसको नोट करिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। अगला प्रश्न है, व्हिच सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज is strictly required for the specific recognition of promoter sequence but it not needed for the core elongation process। बोल रहा है कि प्रोकैरियोट में ये जो प्रोमोटर रीजन होगा,
इस प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा वाला पार्ट ये आरएनए पॉलीमरेज है, कौन सा फैक्टर इसको पहचानता है? केवल पहचानने का काम करता है, आगे इलांगेशन करने का काम नहीं करता है। ये क्वेश्चन में दोबारा रिपीट किया ताकि आपको याद हो जाए। तो कौन सा फैक्टर है? वो सिग्मा फैक्टर है, ये पहचानता है प्रमोटर रीजन को। ठीक, एक बार पहचानने के बाद सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज के बाकी फैक्टर्स को यहाँ आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सिग्मा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में जब ट्रांसलेशन की शुरुआत करना होता है, मतलब एमआरएनए सीक्वेंस में, यहां पर ये एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहां पर जो साइन डेलीगेटर सीक्वेंस होता है, यहां पर ऐसे साइन डेलीगेटर सीक्वेंस को पहचानने का काम कौन करता है? क्योंकि प्रोकैरियोट है तो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट पहचानेगा इसको। स्मॉल सब यूनिट मतलब कौन सा सब यूनिट हो जाएगा जी? बताएं जल्दी। 30 सब यूनिट ये, और लार्ज सब यूनिट को 50 बोलते हो आप, ये पहचानेगा। तो 30 सब यूनिट में क्या होता है? 16 srRNA ये पाई जाती है, ये पहचानता है साइन डेलीगेटर सीक्वेंस को। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का ए। ठीक, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए भाई, ये रेप्लिकेशन चल रहा था, उसको दिखाया गया है। इस प्राइमर को हटाने की बात कर रहा था उस समय, ये प्राइमर दिख रहा है। ठीक है, प्राइमर हटा करके डीएनए पॉलीमरेज 1, यहाँ पर आरएनए प्राइमर रहता है, इसको हटा करके डीएनए को जोड़ के लंबा करते जाता है। लास्ट में जो गैप भरता है वो डीएनए लाइगेज भरता है, आखिरी गैप को। चलिए ये देख लीजिए, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये एमआरएनए दिख रहा है, यहाँ पर साइन डायगोनल सीक्वेंस दिख रहा है आपको, देखिए। ठीक, इस साइन डायगोनल सीक्वेंस में ये देख लीजिए 16 राइबोसोम, 16 मतलब ये जो हमारा 30 सब यूनिट था, स्मॉल सब यूनिट, उसका 16 srRNA यही पहचानता है इसको। ये तो प्रोकैरियोट में हो गया। आप लोगों के लिए एक सवाल है फिर, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सवाल करूंगा आपसे। अगर मैं प्रोकैरियोट में ये पहचान लिया तो मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि यूकैरियोट्स में ये सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर साइन डेलीगेटर सीक्वेंस है, ऐसे यूकैरियोट में सीक्वेंस क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सीक्वेंस क्या होता है और उसको पहचानने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला कौन होता है? ठीक, आइडेंटिफाई कौन करता है? ये 2 प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं बता चुका हूं इसको हमारे तीसरे वीडियो में, तीसरे टेस्ट में, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक 6 base pair palindromic sequence if the sequence on one strand 5 prime to 3 prime में GATTC है, what is the sequence on the complementary strand read in the 5 prime to 3 prime direction? बोल रहा है कि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिस सीक्वेंस को पहचानता था, वो सीक्वेंस का जो यहाँ पर दिया गया है GATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दिया है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बोल रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, भाई इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? देख लीजिए, पैलिंड्रोमिक है मतलब जस्ट उल्टा वाला होगा, इधर का अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही दिखेगा। देखिए इधर 5 प्राइम टू इधर 3 प्राइम हो जाएगा। सी के बदले जी, टी के बदले ए, टी के बदले ए के बदले टी, टी जी के बदले सी। तब पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रीड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम यदि पढ़ते हो आप तो क्या होगा? 5 टू 3 पढ़ना है तो इधर से पढ़ना है आपको, ऐसे करके देख लीजिए क्या होगा। GAATTC सेम होगा ना, जस्ट उल्टा होता है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का बी, GAATTC। ठीक है, और यदि कोई बच्चा यदि ये पढ़ लिया होगा CTTAG तो वो गलत पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 5 to 3 पढ़िए बोल रहा है, इस डायरेक्शन में ही पढ़िए बोल रहा है। ठीक है ना, इसलिए जो भी बच्चा पहला ऑप्शन को मान रहा होगा उसका गलत हो गया, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है बोलता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन अ स्टैंडर्ड 3
स्टेप पीसीआर साइकिल, पॉली चेन रिएक्शन साइकिल जो चलता है उसके 3 स्टेप क्या क्या चलते हैं देख लीजिए भाई। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही पहचानते हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और उनके द्वारा रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत सारे हैं। आप कितना याद कर पाते हो आपके ऊपर है भाई। यहाँ पर मैं पूरा ये चार्ट डाल दिया, आप देख लीजिए। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कहाँ से निकालते हैं, उस एंजाइम का सोर्स है, रिकॉग्निशन साइट है, कहाँ पहचानते हैं ये दिख रहा है, और प्रोडक्ट कैसे काटते हैं। अगर ऐसे बराबर काट देते हैं उसको ब्लंट एंड कहते हैं, ब्लंट कट हो गया, ठीक है। और यदि ऐसे एक यहाँ पर काटता है और दूसरा यहाँ पर काटता है फिर ऐसे करके कट जाता है ये एस सब का, तो इसको स्टेगर्ड कट कहते हैं। ये स्टिकी एंड होता है यहाँ पर, ये ब्लंट कट में ब्लंट एंड होता है। तो ये देखिए LU1, ये देखिए कहाँ पे आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, ठीक है ना। तो ये बाम H1 बेसिलस एमाइलोलिथिफेरेंस H में यहाँ GGATCC GGATCC। तो ये कौन किसको काटता है देख लीजिए, एंजाइम का नाम पूरा दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इको R1 स्टीरिया कोलाई से निकालते हैं RY13 से। ये GATTC उल्टा था, ये यहाँ पर कट करता है, GA के बीच में देखो यहाँ पर कट हो जाता है, ठीक। ऐसे पूरा का दिया है भाई, आप पूरा पढ़िएगा। 13 यहाँ पर 10 तो दिया है, पर 10 को पढ़िएगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, इसको नोट्स को उतारिए। पीसीआर की बात करो, पीसीआर में पॉलीचेन रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, पहले तो इसको क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं, इसके बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड को डीनेचर करते हैं। तो 95 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखते हैं तो ये डीनेचर हो जाता है, टूट गया तो बीच में डीनेचुरिंग। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमर ऐड करते हैं, इनके दोनों दोनों तरफ प्राइमर ऐड करेंगे, ठीक। जब प्राइमर ऐड करेंगे तो प्राइमर बाइंड टेम्पलेट स्टैंड में। अब ये एक एक टेम्पलेट हो गए ना भाई, ये एक टेम्पलेट हो गया, ये भी टेम्पलेटेशन हो गया, ये भी टेम्पलेटेशन हो गया। एक इधर जोड़ते हैं और इधर जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं एनेलिंग। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, एनेलिंग। एनेलिंग होने के बाद क्या करेंगे, प्राइमर जुड़ गया, अब डीएनए का सिंथेसिस करके इसको पूरा कर दिए, इसको पूरा कर दिए, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। बड़ा उस प्राइमर ने स्टैंड को नया एक्सटेंड बना के बड़ा कर दिया, फैला दिया, उसका एक्सटेंशन कहते हैं। तो क्या क्या 3 स्टेप चल रहा है, डीनेचुरिंग, एनेलिंग, एक्सटेंशन। ये पीसीआर पॉली चेन रिएक्शन, ठीक है ना। एक डीएनए से हम कई सारे डीएनए बना लेते हैं, यहाँ पर 2 बन गए सेम सेम टाइप का डीएनए, ठीक है ना। तो पहला डीनेचुरेशन या डीनेचुरिंग, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 का सी देख लीजिए, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में। सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए जिसको हम डालना चाहते तो चला गया है हमारे टारगेट सेल में, इनटू द मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS में चला गया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में। डिसरप्ट द लेग जेड जीन, लेग जेड जीन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लेग जेड जीन था, उसी के बीच में जाके बैठ गया। व्हाट कलर आर द रिकमेंडेड कॉलोनीज, ये जो रिकमेंडेड कॉलोनी बनेगी वहां का कलर क्या बनेगा बोल रहे हैं, ये देख लीजिए ध्यान से। ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग था, ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बाकी सब ने देखिए हमने हमारे मेन जो डीएनए था, प्लाज्मिड डीएनए ये था, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने टारगेट डीएनए डाल दिया, ये डाल दिया ऐसे करके, ये किसी सेल के अंदर डाल दिया। मैं बोला मेरे द्वारा डाला गया डीएनए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो बोला फॉरेन डीएनए इंसर्टेड, इंसर्टेड हो चुका है, ये रेड वाला दिख रहा है देखिए। तो ये बैक्टीरिया में जब आगे हम देखते हैं कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, तो व्हाइट कलर। क्या लिखा है उसको आप आराम से पढ़ते हैं, व्हाइट कलर। लेकिन फॉरेन डीएनए नॉट इंसर्टेड, अगर गया ही नहीं है तो वो ब्लू कलर दिखता है। नो प्लाज्मिड इन सेल, इसमें प्लाज्मिड नहीं था, ठीक। तो यदि व्हाइट कलर दिखता है तो मेरा डीएनए गया है, यदि ब्लू कलर दिखता है तो मेरा डीएनए नहीं गया। इस चीज को याद रखना। बाकी ब्लू व्हाइट स्क्रीन पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा उसको, मेरे को टाइम लगेगा ना बताने के लिए, और मेरे पास उतना टाइम अभी नहीं है, हमको 1 घंटे के अंदर इसको खत्म करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बोल रहा है कि इसमें फॉरेन डीएनए इनटू द मल्टीपल क्लोनिंग साइट, सक्सेसफुल इंसर्शन बोला है, डीएनए चला गया है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट दिखेगा, तो ये मेरा उत्तर हो गया। नहीं जाता तो ब्लू दिखता। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
Which laboratory technique is used to detect the presence and size of a specific RNA transcript in a total RNA sample? ठीक, 7वां नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, देख लीजिए पहले। ये देख लीजिए भाई, सेल विद डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये एक सेल है हमारे पास, इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। मुझे उनको पहचानना है, अलग अलग तरीके से पहचानना है। तो मुझे कौन कौन से ब्लॉटिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो पहला चीज देख लीजिए, यदि मैं साधारण ब्लॉटिंग करता हूँ, साधारण ब्लॉटिंग करने पर मुझे डीएनए पता चलता है, देखो डीएनए, ठीक। तो साधारण ब्लॉटिंग से मैं डीएनए का टुकड़ा पता कर पाता हूँ। यदि मैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग चला रहा हूँ तो मैं वहां पर आरएनए पता कर पाता हूँ। यदि मैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रहा हूँ मैं वहां पर प्रोटीन पता कर पाता हूँ, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन पता कर पाता हूँ। तो देख लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अलग कलर ले रहा हूँ, तो चलिए, ये डीएनए पता करने के लिए साधारण ब्लॉटिंग, आरएनए पता करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन पता करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। फिर बाकी उसके अंदर ढेर सारी चीजें भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। जैसे यहाँ देख लीजिए, सदर्न ब्लॉटिंग के लिए एग्रोस जेल, नॉर्दर्न के लिए एग्रोस जेल, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए एक्रिलामाइड जेल, अलग अलग है भाई, अंतर और है। तो ये समझ में आ गया कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हमारे पास एक चीज और भी है, अगर हम ऑप्शन में देखें, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अगर कभी सुनी हो नाम तो चलिए देख लेते हैं। ये वेस्टर्न तो हो गया, ईस्टर्न ब्लॉटिंग होगा, देख लीजिए हमारा क्वेश्चन कहाँ पे भाई, ये हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट एंड साइज ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, आरएनए पता करना था हमको यहाँ पर। तो आरएनए के लिए क्या है देख लीजिए, आरएनए पता करने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ऑप्शन किस में दिया है जी, सी में दिया, लिखिए ये सी में, हमारा उत्तर तभी ये हो जाएगा। मैं अभी बोला हूं, साधारण से डीएनए पता करते हो और नॉर्दर्न से आरएनए पता करते हो, वेस्टर्न से प्रोटीन पता करते हो, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। ईस्टर्न ब्लॉटिंग से क्या करते हो, ईस्टर्न ब्लॉटिंग से हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का ट्रांसलेशन होने के बाद क्या हो रहा है उसको पता करते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पता करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, कार्बोहाइड्रेट क्या इपीटोप था कि नहीं था, मतलब इस प्रोटीन में क्या कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है ये पता करेंगे। ठीक, किस प्रकार की लिपिड जुड़ी हुई है ये पता करेंगे, या कोई फास्फेट जुड़ा हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है ना, ये पता करेंगे। तो हम पता क्या करते हैं, बोल रहा हूँ, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन की स्थिति पता करते हैं ईस्टर्न प्रोटीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8, which enzyme is absolutely essential to synthesize the first strand of complementary DNA, यानी कि cDNA, याद रखना, complementary DNA के cDNA using a eukaryotic RNA template। क्या बोल रहे देख लीजिए, ये स्टेप ऑफ या स्टेप या प्रोटोकॉल ऑफ cDNA सिंथेसिस, कंप्लीमेंट्री डीएनए को बनाने के स्टेप है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए क्या हम आरएनए लेते हैं, हमने किसी सेल को लाइसिस कर दिया, एमआरएनए निकाल लिया, यहाँ पर देख लीजिए हाइब्रिड ओलिगो डी प्राइमर, प्राइमर डाल दिया, देखिए पहले ये, ठीक है, डीएनए वाला प्राइमर है ना, डी लिखा है ना, ये यहाँ पर ए था, तो डीऑक्सी, ये थायमिन था सब। अब कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हम ये, क्योंकि ये आरएनए था ना, ये नीला वाला आरएनए था जी, अब ये आरएनए था, आरएनए का जस्ट कम्प्लीमेंट्री हमने क्या बना दिया इधर, डीएनए, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल रहा हूं मैं।
ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। देखो जी, डीएनए से जब आरएनए बनाते हो तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। ठीक है, ये डीएनए था, इधर आरएनए बना। अगर मैं बोलूं आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। इस काम को करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ती है। तो ये बन गया, देखिए ये डीएनए बन गया। अब आरएनए को ब्रेक डाउन करना है हमको, क्योंकि वो राइबोज वाले हैं और डीएनए डीऑक्सीराइबोज वाले होते हैं। उसको लाइसिस करने के लिए आरएनए एच डाल देते हैं, सबको तोड़ दिया, देखो ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीला कलर को सबको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, फिर अगला इधर भी डीएनए का स्ट्रैंड बना लेता है। देखो, तो इस डीएनए को मैं क्या बोलूंगा? सी डीएनए, जिसको हमने एमआरएनए से बनाया था। एमआरएनए से बना हुआ डीएनए क्या कहलाएगा? सी डीएनए। याद रखना। तो बोल रहा है कि व्हिच एंजाइम इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू सिंथेसाइज द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का पहला स्ट्रैंड कौन बनाता है? पहला स्ट्रैंड कौन बनाता है जी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बनाता है। इस लाल वाले को इसने बनाया। अगला स्ट्रैंड कौन बनाया? तो डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया। तो पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बनाया। तो उत्तर क्या हो जाएगा 8 का हमारे पास? बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हिच स्पेसिफिक टिश्यू फिक्सेटिव इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर प्रिजर्विंग एंजाइम एक्टिविटी in enzyme histochemistry as a traditional formalin fixation can denature the target enzyme। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 ना, which specific tissue fixative is generally preferred for preserving enzyme activity in enzyme histochemistry। कि एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रिजर्व करने के लिए कौन से टिश्यू फिक्सेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं? एज ए ट्रेडिशनल फॉर्मेलिन फिक्सेशन कैन डीनेचर द टारगेट एंजाइम। क्योंकि यदि हम परंपरागत तरीके से जो फॉर्मेलिन फिक्सेशन करते थे, फॉर्मेलिन में डाल देते थे, जैसे एनिमल को फॉर्मेलिन में डाल देते हैं तो एनिमल के एंजाइम टूट जाते हैं, डीनेचर हो जाती है। कैन डीनेचर द टारगेट एंजाइम। भाई फार्मलिन में यदि किसी को प्रिजर्व करोगे तो हमारा टारगेट एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो अगर मैं फार्मलिन में ना करके उसमें किसमें डालूं कि मेरा टारगेट एंजाइम डीनेचर ना हो, खराब ना हो, टूटे नहीं, जो गतियों बना रहे। क्योंकि फार्मलिन जो है सभी प्रोटीन को तोड़ देता है, टारगेट एंजाइम को डीनेचर कर देता है। तो कौन सा फिक्सेटिव डालूंगा तो मेरे टारगेट एंजाइम को नहीं तोड़ पाएगा। तो 9 का हमारा हो जाएगा ये कोल्ड एसीटोन या 4% 4% पैराफॉर्मेल्डिहाइड, इसको डालते हैं। तो फार्मेलिन से बेस्ट कौन हुआ? कोल्ड एसीटोन या 4% पैराफॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि फार्मेलिन जो होता है, हम एनिमल को जितना भी अक्सर फार्मेलिन में डालते हैं, लेकिन फार्मेलिन का काम ये होता है कि एंजाइम को डिग्रेड कर देता है। यदि हम कोल्ड एसीटोन या 4% फॉर्मेल्डिहाइड में डालेंगे तो ये टारगेट एंजाइम को ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए ये बेस्ट है फार्मेलिन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन ए केमियोल्यूमिनेसेंट वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्शन सिस्टम यूटिलाइजिंग हॉर्स रेडिस peroxide HRP conjugated to a secondary antibody which substance is commonly used as produce light। ठीक, यहां पर बोल रहा है कि हमारे पास एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो सिस्टम चलता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यहां पर हम क्या करते हैं? HRP कंजुगेटेड टू ए सेकेंडरी एंटीबॉडी, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी हम जोड़ते हैं यहां पर। सेकेंडरी एंटीबॉडी समझ लीजिए, जब वेस्टर्न ब्लॉटिंग कभी पढ़ोगे तो इसको आप देखोगे, कहीं पर अगर लिया हो तो मैं देख लेता हूं। ये देख लीजिए, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में देख लीजिए, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड किया हुआ है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी में यहाँ एंजाइम होती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलती है, तो यहाँ पर कलर दिखने लगता है हमको। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच सबस्ट्रेट इज कॉमनली यूज्ड, कौन सा सबस्ट्रेट है जो हम यूज करते हैं वहां पर, ये सबस्ट्रेट कौन सा है, ये कौन सा है बोल रहा है। ठीक, तो वो सबस्ट्रेट कौन सा है जी?
यह है ECL, इनहांस्ड केमिलुमिनेसेंस ल्यूमिनल, ठीक है ना, ये इनहांस्ड केमिलुमिनेसेंस ल्यूमिनल, ये ल्यूमिनल है, ल्यूमिनल सबस्ट्रेट है, मैं ल्यूमिनल लिख दे रहा हूं अभी शॉर्टकट में, ये ठीक है ना, इस सबस्ट्रेट का हम इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा 10वां का सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन फ्लो साइटोमेट्री व्हिच लाइट स्कैटर पैरामीटर इज प्राइमरली यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ या ग्रेनुलरिटी ऑफ सेल, कि जब हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं उस फ्लो साइटोमेट्री में हमको क्या देखना है, which light scatter parameter is primarily used to determine the relative internal complexity, सेल के अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर कितना ग्रेन्यूल्स है, ये पता करने के लिए कौन से प्रकार का हम यहाँ पर ये फ्लो साइटोमेट्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो कौन से इस्तेमाल करते हैं जी, 11 का हमारे पास हो जाएगा बी, ये बी साइड स्कैटर्ड, ठीक है, यहाँ पर बी 2 बार छप गया है, ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, साइड स्कैटर्ड ये पैरामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीजन रिट्राइवल स्टेप ऑफन परफॉर्म बिफोर इंक्यूबेटिंग ए टिश्यू सेक्शन, याद रखना टिश्यू सेक्शन विथ प्राइमरी एंटीबॉडी इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, किसी भी टिश्यू सेक्शन को किसी भी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करने से पहले उसको क्या करेंगे हम, बोल रहा है एक टिश्यू का सेक्शन है, मान लीजिए ये टिश्यू का सेक्शन है, ये टिश्यू का सेक्शन है, इस टिश्यू के सेक्शन को मैं एंटीबॉडी से ट्रीट करना चाहता हूँ, यहाँ डालना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर इस एंटीजन के साथ मैं क्या करूंगा, टिश्यू सेक्शन के साथ क्या करूंगा, ये टिश्यू सेक्शन था उसके साथ क्या करूंगा, तो देख लीजिए क्या करेंगे, टू ब्रेक मेथिलीन ब्रिज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेलिन एंड एक्सपोज हिडन एपिटोप, क्योंकि इस टिश्यू सेक्शन को मैं पहले कुछ समय पहले फॉर्मेलिन में रखा था, ठीक, फॉर्मेलिन से जब निकालूंगा तो पहले तो चारों तरफ फॉर्मेलिन क्या बनागा, मेथिलीन ब्रिज बना होगा, तो इस ब्रिज को पहले तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, जो कि फॉर्मेलिन के द्वारा बना हुआ था, क्योंकि मैं इस टिश्यू को कटिंग करने के बाद फॉर्मेलिन में डालने के बाद डिहाइड्रेट करने के बाद मैं टिश्यू सेक्शन में लेने के बाद कटिंग करने के बाद फिर मैं अपने यूज करूंगा ना, तो फॉर्मेलिन में रखा था तो वहां पर मेथिलीन ब्रिज बन चुका था, उस ब्रिज को हटाना था हमको, इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ब्रिज को हटाऊंगा, और दूसरा इसके अंदर यदि किसी प्रकार की एंटीजन है तो उस एंटीजन को बाहर निकालूंगा, एक्सपोज कराऊंगा, तब जाकर मेरे एंटीबॉडी से जुड़ पाएगा वो, इसे बोला है एंड एक्सपोज हिडन एपिटोप, एपिटोप यानी कि एंटीजन के ऊपर में जो होता है एपिटोप कहलाता है, हमेशा याद रखना एंटीजन के ऊपर में जो होता है वो एपिटोप कहलाता है, और एंटीबॉडी के ऊपर में जो होता है जो बाइंड होता है यहाँ पर वो पैराटोप कहलाता है, ये एपिटोप और यहाँ पर ये पैराटोप, एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन से जुड़ता है पैराटोप है, और एंटीजन का वो हिस्सा जो एंटीबॉडी से जुड़ता है वो एपिटोप है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इन ए सैंडविच एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, what is the correct sequential order of component bound to the solid phase from bottom to top, बॉटम से टॉप की तरफ, सैंडविच एलाइजा की बात करें, एलाइजा भी बहुत से प्रकार के होते हैं जी, याद रखना हम सैंडविच एलाइजा की बात करें और बॉटम से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बात करें, चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एलाइजा का फोटो देख लीजिए, मैं डाल दिया था, एक डायरेक्ट एलाइजा है जिसमें एंटीबॉडी जो एंटीजन से जुड़ता है और इस एंटीबॉडी के ऊपर में एंजाइम होती है, सबस्ट्रेट डालते हैं कलर बनता है, ये डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है, फिर ये एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटीजन से जुड़ा है, फिर इस एंटीबॉडी के ऊपर दूसरा एंटीबॉडी लगाए हैं, उसके पास एंजाइम है, सबस्ट्रेट डालते हैं कलर बनता है, जो कलर बना रहा है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है एंटीजन से,
इसलिए इनडायरेक्ट हो गया ये। अगला सैंडविच, नीचे में देखिए ये जो एंटीबॉडी है अपना एफसी रीजन में प्लेट में जुड़ा हुआ है, फैब रीजन ऊपर के ओपन है, यहाँ एंटीजन जुड़ा, इसके वहां पर दूसरा एंटीबॉडी जुड़ा, 2 एंटीबॉडी हो गए, फिर उसके ऊपर में ये तीसरा एंटीबॉडी जुड़ा। इस एंटीबॉडी में क्या है हमारे पास ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कर रहा है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी, एंटीजन, सेकेंडरी एंटीबॉडी और लास्ट वाला एक एंटीबॉडी है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे दिया देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं। पहला कैप्चर एंटीबॉडी नीचे वाला, फिर एंटीजन था, फिर डिटेक्शन एंटीबॉडी, फिर एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक, अगर नाम दिया तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहला ये कैप्चर एंटीबॉडी, फिर ये एंटीजन, फिर ये प्राइमरी एंटीबॉडी, ऐसे लिखा है ना यहाँ पर, जो लिखा मैं वही लिख दे रहा हूँ, ऐसे डिटेक्शन एंटीबॉडी। ठीक है, वही लिख दे रहा हूँ मैं, डिटेक्शन एंटीबॉडी। उसके बाद ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये ऐसे हुआ। तो ये हमारा सीक्वेंस है। ये सैंडविच वाला था ना, हमको सैंडविच वाला बोला था, ये सैंडविच, ये कॉम्पिटेटिव था सैंडविच का, देख लीजिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जी, उत्तर बी। तेरे का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Which fluorescent dye is most commonly used in the immunofluorescence to specifically stain the nuclei of cell by interacting into DNA? बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर स्टेन है जो हम किसी सेल के अंदर डीएनए को स्टेन करने में डायरेक्ट यूज करते हैं। तो which fluorescent dye is most commonly used in the immunofluorescence to specifically stain the nuclei of cell by interacting into DNA? ये सेल का न्यूक्लियस था, देख लीजिए। इस न्यूक्लियस में जो डीएनए था, ये डीएनए था। इस डीएनए को कलर करने के लिए हम कौन सा डाई का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा उत्तर सी, डापी। इसको सेल डेथ एपोप्टोसिस में भी पढ़ते हो। ठीक, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इसका जो इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं, सीधा न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और न्यूक्लियस को क्या कर देता है, कलर कर देता है। ठीक है, तो 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जी। Which structural feature of protein is primarily analyzed using circular dichromes spectroscopy? Circular dichrome spectroscopy in the far UV region, जहां पर फार अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, फार रीजन, यूवी रीजन, मतलब 190 से 250 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली जो एरिया होती है, वहां पर which structural feature of protein is primarily analyzed, कौन से प्रोटीन का कौन सा फीचर वहां पर हम एनालिसिस करते हैं, देख पाते हैं, पता कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। कौन से नैनोमीटर वेवलेंथ पर, 190 से 250। डायग्राम देख लीजिए, 190 से 250, ये 240 तक देगा, यहाँ 250 मान लीजिए। इतने के बीच में ये भाई सर्कुलर डाइक्रोम स्पेक्ट्रोस्कोपी यही है। तो यहाँ पर किसको डिटेक्ट कर पाते हैं, सबसे ऊपर में कौन, देखिए ये कलर, ये अल्फा हेलिक्स, और ये वाला कलर देख लीजिए, ये बीटा सीट, ये तो एक्सपोज हो रहे हैं वहां पर। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट ही हम पता कर पाते हैं वहां पर। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट, ये पता कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोल रहे हैं व्हेन डिटरमाइनिंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। यदि हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं तो सबसे पहले जिस भी सब्सटेंसेस का क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे कर रहे हैं हम लोग, तो पहले तो उसको क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए, तभी डिटेक्ट कर पाएगा, अन्यथा कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यह है कि उस जिसका हम एक्सरे करने वाले हैं वो मटेरियल क्रिस्टल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए, बी देख लीजिए। इट रिक्वायर द टारगेट मॉलिक्यूल टू बी सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज्ड। इट रिक्वायर टू बी टारगेट मॉलिक्यूल टू बी सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज्ड, पहले तो क्रिस्टलाइज हो तभी पता कर पाएंगे हम। ठीक है, ये जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
which of the following isotope is commonly used alongside carbon 13 in biomolecular NMR spectroscopy for isotopic labeling because it has a nuclear spin of 1/2। ये बोल रहा है कि जो बायोमोलिकुलर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें एक तो कार्बन 13 इस्तेमाल होता है आइसोटोप, अगला आइसोटोप कौन इस्तेमाल होता है उनके साथ, उसके साथ जो इस्तेमाल होता है वो है N15। ये इसको याद रखना, ठीक है। कार्बन 13 के साथ N15 भी उसके साथ में आइसोटोप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, 18 पे। Which soft ionization technique is most commonly used in mass spectrometry to analyze large intact biomolecule like protein without fragmenting them? बोल रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कौन सा सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को बिना ब्रेकडाउन किए उसका पता कर लेते हैं, प्रोटीन को तोड़े बिना ब्रेक किए बिना ही उसको पता कर लेते हैं। तो यह है आंसर हो जाएगा सी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन, मैल्डी। इस सॉफ्ट टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के अंदर से जो रहते हैं वो टूटे नहीं, बिना टूटे हम उसको देख पाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री, आईटीसी। इस कैलोरीमेट्री में इज ए पावरफुल बायोफिजिकल टूल प्राइमरीली यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, बोल रहा है कि आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री इज ए पावरफुल बायोफिजिकल टूल, बहुत खतरनाक टूल है। प्राइमरली यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन निम्न में से किसको मेजर करने के लिए, जांचने के लिए, नापने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इस आईटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो कौन है वो? द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, उष्मागतिकी के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको, एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कि दो मॉलिक्यूल अगर बाइंड हुए हैं, एक मॉलिक्यूल ए और दूसरा मॉलिक्यूल बी, इनके बीच में बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाइंड हुए हैं, ये बाइंडिंग एफिनिटी को भी, किसी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में बाइंडिंग एफिनिटी को भी पता किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? आईटीसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फ्रेट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूलर टू मेजर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सेल। एक सेल है, सेल के अंदर दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहां पर एक्स मान लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल वाई। ये एक्स मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल वाई। व्हाट इज द टिपिकल डिस्टेंस रेंज ओवर व्हिच फ्रेट कैन एफिशिएंटली अकर, कि किसी सेल के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए फ्रेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फ्रेट मतलब क्या है? फोर्स्टर रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ठीक, फोर्स्टर रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ठीक, मैं शॉर्टकट में लिखा है। चलिए, तो ये जो फ्रेट है ये कितने के दूरी के बीच को आराम से बहुत बेहतर तरीके से ये नाप सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा ए। 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर बोलूं, या 1 नैनोमीटर पर 10 एंगस्ट्रॉन होता है, तो 10 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच की दूरी को ये बेहतर तरीके से नाप सकता है, ये इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ए रिसर्चर मिस्टेकनली रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ध्यान से समझिएगा इसको, कि हाइपोथेसिस का टेस्ट कर रहे थे, तो कोई भी हाइपोथेसिस दिया गया था उसका टेस्ट कर रहे थे, तो
ए रिसर्चर मिस्टेकनली रिजेक्टेड ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक वास्तविक सही वाला हाइपोथेसिस था और किसी चेक करने वाले रिसर्चर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, गलती से रिजेक्ट कर दिया, जबकि था अच्छा और सब सही हाइपोथेसिस था, ट्रू हाइपोथेसिस था, लेकिन उसको एक रिसर्चर ने रिजेक्ट कर दिया। तो व्हाट टाइप ऑफ एरर हैज बीन कमिटेड, तो इस प्रकार की गलती को हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, एंड व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट इट प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार के गलती को किस नाम से जानेंगे, किस प्रकार से सिंबल से उसको हम नाम देंगे। मैं पहले 1 मिनट थोड़ा सा के लिए बस मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रुकिए ना। चलिए भाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम जी, क्वेश्चन नंबर 21 उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टाइप 1 एरर, रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा सिंबल से दर्शाते हैं इसको हम लोग, टाइप 1 एरर अल्फा। एक और होता है टाइप 2 एरर, रिप्रेजेंटेड बाई बीटा। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। टाइप 2 क्या होता है कि एक रिसर्चर किसी के हाइपोथेसिस को चेक कर रहा था, ठीक, वास्तव में वो गलत था, उसको रिजेक्ट करना था लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाया, वो सेलेक्ट कर दिया, तो वो भी गलती हुई, उसको मैं बोलता हूं टाइप 2 एरर, बीटा टाइप का है, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। पहले में क्या था, पहले में क्या था, ये चेक करने वाला किसी के हाइपोथेसिस को चेक कर रहा था, हाइपोथेसिस सही था लेकिन उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया उसको, उसको टाइप 1 एरर अल्फा से शो करेंगे। मैं बोला सेकंड में उल्टा कर दीजिए, कोई रिसर्चर था, वास्तव में गलत हाइपोथेसिस था और उसको रिजेक्ट न कर करके सेलेक्ट कर दिया, तो उसमें मैं बोलूंगा टाइप 2 एरर, यहाँ पे तो गलती हुई ना, चेक करने वाले से गलत वाला सेलेक्ट हो गया है, तो उसको टाइप 2 एरर बीटा से उसको शो करेंगे। लेकिन जो अब हमको अभी जो पूछा है वो टाइप 1 वाला पूछा है, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं जी। ए रिसर्चर वांट टू कंपेयर द मीन अप टू इंडिपेंडेंट ग्रुप containing normally distributed data with equal variance। दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप है पॉपुलेशन की, दोनों में किसी भी कैरेक्टर लेकर के देख रहे हैं तो दोनों का मीन सेम है, कंपेयर द मीन, मीन को अप टू इंडिपेंडेंट, दोनों के मीन को कंपेयर कर रहा है, दोनों की वेरिएंस सेम है, ठीक है ना, दोनों की वेरिएंस सेम है, वेरिएंस दोनों की सेम है लेकिन दोनों के मीन अलग अलग है, मतलब हो सकता है, चेक करना पड़ेगा आपको, दोनों के वेरिएंस सेम है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है। तो बोला इस प्रकार के टेस्ट को हम किससे करेंगे टेस्ट, तो इस प्रकार का टेस्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जब दो पॉपुलेशन अलग अलग है उसके मीन को चेक करना है जबकि उनकी वेरिएंस कैसी है, इक्वल है, तो उसको स्टूडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अभी हम लोग 23, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कॉल्ड। ये देख लीजिए, ये वेरिएंस फार्मूला देख लीजिए, ये वेरिएंस का फार्मूला है, इसी फार्मूला में यदि अंडर रूट लगा दो तो सेम बन जाएगा, नीचे देखिए ये इसी फार्मूला में सेम टू सेम अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट बोलते हैं, लगा दिया ऐसे, तो वो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस में यदि स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, व्हिच कोफिशिएंट मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप। बोल रहा है कि यदि मुझे दो कैरेक्टर को एक साथ लिखना है, जैसे मान लीजिए इधर एज लिख रहा हूं, एज लिख रहा हूं, एज के साथ साथ मैं किसी बच्चे की हाइट लिख रहा हूं, हाइट, तो उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे हाइट बढ़ता जाता है, ये जो लीनियर हो रहा है, ये एक ही बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं बोलूंगा कोरिलेशन, किसी एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ डिपेंडेंसी है, एज बढ़ेगा तो हाइट भी तो बढ़ेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, बोल रहा है क्या बोलते हैं इसको, 24 का बी कोरिलेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट। सर्टेन मतलब क्या, जो फिक्स है, तय है, निश्चित है, जो होने वाला है, फिक्स है कि यह घटना घटेगी,
अगर फिक्स है तो 100% तय है वो तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 मतलब परसेंट में किसी का भी यदि परसेंट निकालते गुणित 100 कर दीजिए तो 1 का परसेंट निकालोगे तो 1 इंटू 100 बराबर 100%। समझ में आया? तो 100% फिक्स है। सर्टेन मतलब जो तय है पहले से, तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, 100% है, वो तो होगा ही क्योंकि तय है वो। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन इक्वल टू इट्स वेरिएंस। क्या बोला, व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन इक्वल टू इट्स वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 26 डायग्राम देख लीजिए, ये कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहूंगा जिसमें मीन म्यू बराबर लेमडा है और वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर बराबर भी लेमडा है, मतलब मीन भी लेमडा है और वेरिएंस भी लेमडा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहता हूं मैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 26 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज ए पिक्डनेस या फ्लैटनेस मेजरमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट। देख लीजिए यहां पर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये ग्राफ फ्लैट है और ये ग्राफ बहुत पीक्ड वाला है तो बीच में नॉर्मल वाला है, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग, कुर्टोसिस। क्या कहते हैं इसको हम, कुर्टोसिस। ये नेगेटिव कुर्टोसिस है और जो अब चला गया ऊपर पॉजिटिव कुर्टोसिस है, बीच में जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो जिसमें हम फ्लैट की भी बात करते हैं, फ्लैट की भी बात करते हैं और जिसमें हम पीक की भी बात करते हैं, ऐसा ये तो क्या कहलाता है, कुर्टोसिस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर टू परफेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परफेक्टली इंडिपेंडेंट बोल रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल, दो कैरेक्टर जो आपस में मैच ही नहीं करते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं आपस में। जैसे मान लीजिए किसी और देश का कोई प्रधानमंत्री है, वो क्या कर रहा है, क्या आपके घर की हालत से उसका कोई मतलब है क्या, किसी और देश की प्रधानमंत्री आपके घर में क्या कर रहा है, तो उसका अपना मुद्दा, आपका अपना मुद्दा, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। कोई दूसरा व्यक्ति खाना खा रहा है, बेहतर खाना खा रहा है, उसके बेहतर खाना खाने से आपकी ग्रोथ में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, ये भी दो अलग अलग वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दो अलग अलग वेरिएबल के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है, कोई मतलब नहीं है, आपस में जुड़े ही नहीं हो लोग, रिलेशन ही नहीं आपस में उनका। ठीक है, कितना रिलेशन है बोल रहा है दोनों कैरेक्टर में, तो कोई रिलेशन नहीं है। ये देखिए भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन होता तो बढ़ते जाता, नो कोरिलेशन में फ्लैट सीधा जाता, नेगेटिव कोरिलेशन में फ्लैट नीचे आता। खैर इस सबको जब आप पढ़ोगे थ्योरी में ना तभी समझोगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हिच आइसोटोप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रेडियो लेबलिंग प्रोटीन वाया आयोडीनेशन। तो इनमें से कौन सा आइसोटोप है जो किसी प्रोटीन के ऊपर हम रेडियो लेबल लगाते हैं, आयोडीनेशन करते हैं, तो इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्ट कॉमन है वो है आयोडीन 125। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज प्राइमरली एमिटेड बाय फास्फोरस 32 या 32p। इसके द्वारा कौन सा रेडिएशन को एमिट किया जाता है, तो बीटा पार्टिकल को एमिट किया जाता है जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ लिक्विड सैंपल यूजिंग कॉकटेल फ्लूइड। मेरे पास एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में अनेक प्रकार के लिक्विड मिले हुए हैं, एक लिक्विड नहीं है, बहुत से प्रकार के लिक्विड मिले हैं, कॉकटेल है पूरा, मिक्सचर है, पूरा मिक्सचर है। कॉकटेल मतलब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर है। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ की रेडियो एक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, तो इस कॉकटेल फ्लूइड की रेडियो एक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, तो बताइए मैं कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का बी, लिक्विड सेंटिलेशन काउंटिंग। इसके द्वारा मैं कॉकटेल का रेडियो एक्टिविटी चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द
term for the time required for a radioisotope to lose half of its radioactivity। क्या बोल रहा है कि जब कोई भी रेडियो आइसोटोप समय के अनुसार अपनी रेडियो एक्टिविटी को खो देता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कोई रेडियो आइसोटोप समय के साथ साथ जब अपना रेडियो एक्टिविटी को खोते जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं फिजिकल हाफ लाइफ। ठीक, वो अपना उम्र कम करते जा रहा है, कहने का मतलब अपनी एक्टिविटी कम करते जा रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है, उसकी फिजिकल हाफ लाइफ, कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। व्हिच रेडियो आइसोटोप इज यूनिवर्सली यूज्ड इन रेडियो इम्यूनो एसे रिया एक टेक्निक है फॉर हार्मोन डिटेक्शन। हार्मोन डिटेक्शन के लिए रिया टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कौन सा रेडियो लेवल का इस्तेमाल किया जाता है? अभी बोला था मैं आयोडीन 125, यही होगा मैक्सिमम जगह पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। व्हिच इमेजिंग मेथड डिटेक्ट गामा रेस एमिटेड डायरेक्टली बाय रेडियो ट्रेसर इन द बॉडी? तो कौन सा वो टेक्निक है? व्हिच इमेजिंग मेथड डिटेक्ट गामा रेस, इनमें से कौन सा एक टेक्निक है, मेथड है जो गामा रे को डिटेक्ट करता है? ठीक, तो गामा रे को डिटेक्ट करने वाला ऑप्शन ए स्पेक्ट। स्पेक्ट का फुल फॉर्म क्या है भाई? अगर हम चारों का फुल फॉर्म देखें तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके, नाम लिख लेते हैं कहीं पर। सिंगल फोटोन एमिशन, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पैट का पूरा नाम क्या है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। एमआरआई का क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन का क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये तो गामा रे को कौन इसमें से जो है डिटेक्ट करता है बोलने पर? ये एस्पेक्ट, ये गामा रे, ये पैट जो है ना, पैट भी गामा रे को डिटेक्ट करता है, लेकिन ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? यहां पर बोल रहे हैं रेडियो ट्रेसर के द्वारा, डायरेक्टली बाई रेडियो ट्रेसर। बोला गामा रे एमिटेड डायरेक्टली बाई ए रेडियो ट्रेसर। रेडियो ट्रेसर के द्वारा एमिट किया गया गामा रे को पहचानता है कौन? स्पेक्ट। जबकि पेट भी गामा रे को पहचानता है, लेकिन इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एनहिलेशन, ये इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, रेडियो ट्रेसर के द्वारा नहीं। तो जो रेडियो ट्रेसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको पहचानने वाला कौन है? तो एस्पेक्ट। एमआरआई तो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक को मैग्नेट मतलब चुंबकीय फील्ड को ही ये पहचान पाता है, किसी गामा रे को नहीं पहचान पाता। सीटी स्कैन जो होता है एक्सरे वाला ही, ये एक्सरे वाला पहचानता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। व्हिच माइक्रोस्कोप यूज ए लेजर बीम टू स्कैन सैंपल पॉइंट बाय पॉइंट एंड जनरेट 3D इमेज? कौन सा माइक्रोस्कोप है जो लेजर बीम का इस्तेमाल करता है
और किसी सैंपल को स्कैन करता है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टेप को इमेजिन करके इसको उसका पूरा 3D डायग्राम बना लेता है, 3D स्ट्रक्चर में दिखाता है, तो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। कौन है? 35 का उत्तर किया जाएगा उन लोगों का बी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? ये लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और पॉइंट टू पॉइंट एक एक बारीकी से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर उसका 3D इमेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप? जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है स्टैंडर्ड वाला, उसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल रिजोल्यूशन जूम करने की क्षमता कितनी है, क्लियर कट दिखाने की क्षमता कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, उत्तर हो जाएगा बी, 0.2 माइक्रोमीटर। इतना को बेहतर तरीके से दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, व्हिच माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज बेस्ट स्टडी फॉर व्यूइंग द इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थिन सेल सेक्शन? एक पतली सेल के अंदर की इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप इसमें से बेहतर काम में आता है? तो वो होता है टैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई आपको ये पूरा अपने कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। देख लीजिए, मैं पूरा कंपैरेटिव स्टडी कर दिया हूं यहाँ पर। सिंपल माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर ट्रांसमिशन वाला इसका नाम टीईएम, स्कैनिंग वाला एसईएम। ठीक है, तो ये देखिए टीईएम का काम क्या देख लीजिए, तो टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ सेल। एनाटॉमी मतलब सेल के अंदर की चीजों को देख पाएगा यहाँ पर ये, तो ये टैम कर पाता है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस टू फोकस बीम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कांच के बदले में फोकस करने के लिए बीम को, लाइट के बीम को फोकस करने के लिए क्या लगा होता है? लाइट माइक्रोस्कोप में तो फोकस करने के लिए ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, मिरर लगा होता है। यहां पर क्या लगा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? ठीक, तो यहां क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लगा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच टेक्निक यूटिलाइज स्ट्रक्चरल इंटरफेरेंस टू विजुअलाइज लाइव ऑन स्टैंड सेल विदाउट किलिंग देम? ये बोल रहा है कि किसी सेल को बिना मारे, लिविंग कंडीशन में ही, बिना स्टेन किए उसके अंदर की चीजों को देख पाते हैं। तो ये काम कौन कर पाता है? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप 39। ये देखिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये ऊपर वाला देख लीजिए, उसी लाइन में है। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइव माइक्रोब्स बोला है ना, लाइव सेल्स के अंदर की संरचनाओं को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस डिटरमाइन इट्स लाइट गैदरिंग एबिलिटी एंड रेजोल्यूशन? कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की वह कैरेक्टर क्या है जो लाइट को गैदर करता है और किसी भी चीज को क्लियर करके दिखाता है, रेजोल्यूशन की पावर को बढ़ाता है? तो यहां पर देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये सब आप टिंटो लगे होते हैं ना, जो नीचे से लाइट को गैदर करता है और यहाँ चीजों को क्लियर करके दिखाता है? तो उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर होती है, जो छिद्र होता है, वो रास्ता कितना बड़ा होता है, वो न्यूमेरिकल अपर्चर है, वही तय करता है कि ये कितना बेहतर तरीके से चीजों को दिखा पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर ही है जो लाइट को रिसीव करता है और चीजों को क्लियर करके दिखाता है। अगर अपर्चर ही ना हो, छिद्र ही ना हो, लाइट ही नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा तो कुछ चीज दिखेगा ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। व्हिच टेक्निक अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ आयनिक करंट फ्रॉम ए सिंगल आइसोलेटेड आयन चैनल। कौन सा टेक्निक है जो हमको ये अलाउ करता है किसी सेल के अंदर किसी एक आयन चैनल में कितने आयन आ रहे हैं जा रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग कर पाता है, तय कर पाता है, रिकॉर्ड कर पाता है ग्राफ के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं भाई। ये पैच क्लम्प रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल था, मान लीजिए ऐसा। चलिए यहां पर मैं एक सेल मान लेता हूं इसको। ये सेल था, इस सेल में ये देख लीजिए ये एक आयन चैनल था, ठीक। तो हमने यहाँ पर पूरा क्या किया देख लीजिए, ये पूरा रिकॉर्डिंग बिठा दिया, कितना आयन बाहर निकल रहा है ये पूरा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए हमको सिग्नल के रूप में वो डिजिटल मशीन में हमको दिखाई देगा फिर, ठीक है ना। तो सेल के किसी स्पेसिफिक आयन चैनल के कितने आयन बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं उसको हम पता कर पाएंगे, किसके द्वारा? पैच क्लम्प रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो 41 का क्या हो जाएगा उत्तर? पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग, ठीक। अगला 42, व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग ए वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट। वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? ये देख लीजिए, नीचे वाला देख लीजिए डायग्राम। वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट में ये जिनोपस का एक सेल था, एक का मेम्ब्रेन होगा। इस मेम्ब्रेन में क्या होगा भाई? पोटेंशियल होगा ना, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता रहेगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बहता होगा। मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिक करंट को हम इस प्रकार से जोड़ करके फिट करके सिस्टम बना करके उसको हम फिर किसी डिजिटल मशीन में उसको आराम से देख पाएंगे, ठीक। तो कौन से टेक्निक से करते हैं? वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वोल्टेज पोटेंशियल को हम जान पाते हैं। तो बोला व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट। वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट के समय कौन सा चीज कांस्टेंट बने रहना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो 42 का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ही ऐसे नहीं बह रहा है तो हमको इसका रिजल्ट डिजिटल बोर्ड में दिखाई नहीं देगा, वोल्टेज नहीं जनरेट होगी, कैसे दिखेगा फिर? क्वेश्चन नंबर 43, which configuration of the patch clamp technique is used to study the whole cell electrical activity। पैच क्लैंप टेक्निक क्या बोल रहे हो? which configuration of the patch clamp technique is used to study the whole cell electrical activity। पूरे सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए, पहचानने के लिए पैच क्लैंप टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से इस्तेमाल करोगे आप? तो पूरे सेल को इस्तेमाल कर, पूरे सेल को देखना पड़ेगा, होल सेल। सेल में जितना अलग अलग चैनल है ना, आयन चैनल, सभी आयन चैनल को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा, सभी का कितना आयन अंदर आ रहा है, कितना आयन बाहर, सबकी अलग अलग हमको उस डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो होल सेल, पूरे का पूरा सेल को। 43 का क्या हो गया हम लोगों का? डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। व्हाट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड नॉन इनवेसिवली रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को अगर हमको रिकॉर्ड करना है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, कितना पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितना चल रहा है, उसको जानने के लिए हम ब्रेन में क्या लगाएंगे जी? एक नॉन इनवेसिवली रिकॉर्ड करेंगे। नॉन इनवेसिवली मतलब ब्रेन के अंदर को होल किए बिना ही ब्रेन के बाहर में कुछ चिपका करके हम पता कर पाएंगे। इनवेसिवली मतलब इंजेक्ट करके, नॉन इनवेसिवली मतलब बाहर में चिपका करके, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये जो नाम लिखा है पूरा पूरा नाम क्या है भाई? ठीक। तो पहला नाम लिखा है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नाम पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हार्ट को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता किया जाता है, ठीक। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम मतलब ब्रेन। इंसेफेलो आगे मतलब ब्रेन है, वो सिफेलिक मतलब ब्रेन होता है, सिर होता है ना। ब्रेन को चेक करते हैं।
अगला हमारे पास है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब मसल्स में कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसको पता कर पाएंगे। मायो मतलब मसल्स। ERG, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, रेटिना में, हमारे आंख के रेटिना में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको पता कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा ह्यूमन ब्रेन का कौन सा है, तो EEG उत्तर हो जाएगा 44 का बी। अगर मैं बात करूं कौन इन्वेसिव है कौन नॉन इन्वेसिव है, तो देख लीजिए ECG जो है ना भाई, हार्ट के ऊपर में बाहर में चिपकाते हैं, छाती में, है ना, अब देखे होंगे पिक्चर में, कम से कम देखे होंगे। ठीक, तो ये नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव मतलब कहीं पर इंजेक्ट नहीं करना पड़ता किसी भी इंजेक्शन को, ठीक, बाहर में चिपकाते हैं बस। EEG भी कहता है नॉन इन्वेसिव। इलेक्ट्रो मायोग्राफी ये जो होता है इन्वेसिव भी होता है और नॉन इन्वेसिव, दोनों प्रकार के मिलते हैं। ये इन्वेसिव भी होता है प्लस नॉन इन्वेसिव भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। और रेटिना जो होता है हमेशा नॉन इन्वेसिव वाला होता है, नॉन इन्वेसिव वाला होता है, ठीक है। फिर हमको पूछा तो ब्रेन का पता करो भाई, तो EEG था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ग्लास माइक्रो इलेक्ट्रोड्स आर टिपिकली यूज्ड इन इंट्रासेलुलर रिकॉर्डिंग। यदि किसी सेल के अंदर हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रिक करंट का, तो कौन से प्रकार के ग्लास इलेक्ट्रिक रॉड को अंदर हम एंटर कराते हैं, ये कौन जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ए, बोरोसिल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास कैपिलरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड ओवर टाइम ड्यूरिंग ए करंट क्लैंप एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहा है, व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड ओवर टाइम ड्यूरिंग ए करंट क्लैंप एक्सपेरिमेंट, कि जब करंट क्लैंप एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तो उस समय उस दरमियान हम कौन से पैरामीटर को नाप पाते हैं, किसको नाप पाते हैं, कौन से कैरेक्टर को नाप पाते हैं। तो मेम्ब्रेन वोल्टेज, भाई करंट मतलब वोल्टेज होता है ना जी, करंट मतलब वोल्टेज होता है यहाँ पर ये। तो वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट बोलो, जैसे यहाँ लिखा है देखो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही तो था, उसका मतलब भी इसी को नाप पाते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहना चाहिए कंटिन्यूअस, तभी तो नाप पाओगे उसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बस बदल के दे दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है। व्हिच इंडेक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज फ्रॉम मार्क रिकैप्चर मेथड, कि किसी पॉपुलेशन को आप किसी जंगल में गए और जंगल में मान लीजिए आपने एक दिन एक मुहिम निकाला और 100 खरगोश पकड़ लिए। 100 खरगोश को पकड़ने के बाद किसी एक एरिया में पकड़े उसको, सबको कोई ना कोई एक चिन्ह लगा दिया, जैसे सबके कान में छेद करके कान में बाली लगा दिया सभी में, और उसको छोड़ दिए जंगल में सब तरफ बराबर रूप से छोड़ दिए। फिर एक महीने बाद गए, फिर रिकैप्चर किए, पुनः पकड़े, तो फिर कुछ कान में बाली वाले पकड़ाएंगे, कुछ नए भी पकड़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड क्या है, पॉपुलेशन को इस प्रकार से नापने का मेथड, तो क्या कहलाता है ये जी, लिंकन पीटरसन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 47 का बी, लिंकन पीटरसन इंडेक्स कहलाता है, ठीक। इसको मार्क रिकैप्चर मेथड भी कहते हैं। वहां पर रिकैप्चर करके पुनः मतलब एक बार पकड़ते हैं, टैग लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद जाके फिर पकड़ते हैं, फिर फार्मूला में रख करके उसको उसकी वैल्यू को निकालते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इस जंगल में कितना ये खरगोश हो सकते हैं या कितने ये स्पेसिफिक एनिमल हो सकते हैं। अगला अगला है व्हाट टाइप ऑफ लाइन या पाथ, लाइन मतलब एक, कोई एक बाउंड्री, या पाथ मतलब कोई एक रास्ता, इज यूज्ड टू सैंपल ऑर्गेनिज्म अक्रॉस एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। मतलब ये बोल रहा है कि
किस टाइप के लाइन या पाथ का इस्तेमाल करेंगे जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट पे हम सैंपल को बांट रहे हैं। मतलब समझिए पहले, जैसे मान लीजिए मैं धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहा हूं, सबसे नीचे ज्यादा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लिया कितना था, फिर धीरे धीरे थोड़ा 15 20 25 सीढ़ी चढ़ गया, देखा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, और 40 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो जब धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ, ऑक्सीजन का अलग अलग ग्रेडियंट बनते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि जमीन से लेकर के ऊपर के एक मतलब 100 सीढ़ी तक जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। फिर 100 के बाद ऊपर की फिर और 100, मतलब 200वां नंबर सीढ़ी तक नीचे से ऊपर 100, फिर वहां 100 से फिर और 100 आगे, फिर उस 100 से फिर और 100 आगे। तो अलग अलग मैं लाइन बांट रहा हूं ना कि यहां से लेकर यहां तक किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम है, और ऊपर जा रहा हूं और ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो मैं अलग अलग जोन में बांट दूंगा उनको। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई समुद्र है, इस समुद्र के मैं इस एरिया में देख रहा हूं, इतना एरिया में यहाँ थोड़ा उमस ज्यादा लगेगा, नमी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं मैं देखूंगा। फिर मैं 1 आध किलोमीटर और चला गया, यहाँ पर लाइन बांध दिया, बाउंड्री बना लिया, जोन बना लिया, यहाँ पर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं चेक करूंगा। और 1 2 किलोमीटर चला गया, ऐसे बाउंड्री बांध लिया, फिर चेक करूंगा। इसी को कहते हो क्या, इसी को कहते हो कि अलग अलग इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट पे अलग अलग प्रकार के एनिमल हमको मिलते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसेक्ट। ट्रांजिशन हो रहा है, अलग अलग इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है ना, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे बड़े समुद्र की बात करोगे, ऊपरी सतह पे अलग प्रकार के जीव मिलते हैं, बीच वाले सतह पे अलग प्रकार के मिलेंगे, सबसे बॉटम पे अलग प्रकार के मिलेंगे। तो जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, जीवों की वेराइटी भी, डाइवर्सिटी भी बदल रहा है, उसको बोलते हो ट्रांसेक्ट। तो हर चीज का बाउंड्री होता है, इसके बाद कौन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। व्हिच नेट इज वाइडली यूज्ड बाय फील्ड बायोलॉजिस्ट टू सेफली कैप्चर वाइल्ड बर्ड्स एंड बैट्स फॉर बैंडिंग। कहने का मतलब यह है कि कोई एक जो फील्ड पे काम करता है, ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, कोई बायोलॉजिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो चिड़ियों को पकड़ना चाहता है या चमगादड़ को पकड़ना चाहता है, तो किस प्रकार के वो नेट का इस्तेमाल करेगा। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये देखिए स्विफ्ट नेस्ट, ये तितलियों को पकड़ने के लिए, इंसेक्ट वगैरह को पकड़ने के लिए, फॉर इंसेक्ट। ये प्लैंकटन नेट्स, देखिए ये बहुत महीन होता है, बहुत बारीक होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पकड़ने के लिए, प्लैंकटन वगैरह के लिए, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कास्ट नेट मछलियों को पकड़ने के लिए होता है, देखो दिख रहा है आपको, फॉर फिश। और ये मिस्ट नेट चिड़ियों को और चमगादड़ों को पकड़ने के लिए, देखिए दिख रहा है ना, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ लगा देते हैं, जब चमगादड़ या चिड़िया उड़ के आते हैं इसमें फंस जाते हैं, इसको मिस्ट नेट कहते हैं। ठीक, तो जो साइंटिस्ट पकड़ेगा उसको अपने एक्सपेरिमेंट में जो करना करेगा वो। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का 49 का सी, मिस्ट नेट। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट मेथड ट्रैक एनिमल मूवमेंट यूजिंग ट्रांसमीटर दैट कम्युनिकेट विथ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। बोल रहा है ये कि उस कम्युनिकेटिंग मेथड को क्या कहते हैं जिसमें किसी एनिमल के शरीर में हम ट्रांसमीटर लगा दिए हैं और हम घर बैठे ये पता कर पाए कि ये एनिमल जंगल में कहां कहां जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रांसमीटर का सीधा कनेक्शन हमारे जो अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से है, वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। ठीक, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा किससे है? ट्रांसमीटर से है। ट्रांसमीटर आपने मान लीजिए किसी टाइगर की बॉडी में लगा दिया है, तो टाइगर का बॉडी का सीधा सिग्नल कहां पे जा रहा है? सैटेलाइट में जा रहा है। उस सैटेलाइट से सीधा आपके घर में बैठे हो आप, अपने कंप्यूटर पे आ रहा है, आप पता कर पा रहे हो कि टाइगर कहां कहां घूम रहा है। इसको क्या कहते हो आप? पूरा लोकेशन सहित उसका अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड सब बता कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब पता कर लोगे, तो उसको क्या कहेंगे आप जी?
उसको क्या कहेंगे? जीपीएस टेलीमेट्री। जिस प्रकार से आजकल जीपीएस का कैमरा होता है ना, जीपीएस कैमरा में फोटो खींचोगे तो वहां का पूरा अल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ आ जाता है, कौन से एरिया में आप हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये मेथड्स इन बायोलॉजी के 50 प्रश्न थे जो आपने बनाए थे। उम्मीद करता हूं आपके पेपर अच्छे बने होंगे। हालांकि ये पेपर भी बच्चों को उतना पसंद नहीं आता है, खासकर मैक्सिमम बच्चों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बुरा नहीं मानेंगे बाकी लोग जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला रहता है और हर जगह पे ये टेक्नोलॉजी के लिए सभी मटेरियल, सभी सुविधाएं, सभी सामान हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में तो नहीं होता है। तो केवल पढ़ पढ़ के कितना याद कर पाएंगे? कर नहीं पा रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये उनको अच्छा नहीं लगता है। ये तो ये भी बहुत बेहतर सब्जेक्ट है, अगर हम कर पाए तो ठीक है, प्रैक्टिकल कर पाए तो सब अच्छा है। प्रैक्टिकल नहीं कर पाते इसलिए थोड़ा सा हमको ये तकलीफ वाला सब्जेक्ट लगता है। इसलिए हो सकता है आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये केवल आपसे गलत नहीं हुआ है, ये उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स से गलत हुआ है जो बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं, उन सबसे गलत हो गया है। तो यदि आप 30 नंबर भी पार कर दिए हो ना, तो बहुत बेहतर बनाए, बहुत जबरदस्त बनाए हो, बिल्कुल चिंता मत करो, आप बहुत बेहतर पोजीशन पे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल चिंता मत करो, 30 से पार हो तो ठीक है। तो फिर वही करेंगे बच्चे लोग कि आपने कितना प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट किया। मैं बार बार बोलता हूं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा प्रश्न हल करिए, 50 पूरा हल करिएगा। इनकरेक्ट कितना हो, मान लीजिए 20 हुआ, करेक्ट कितना हो, मान लीजिए 30 हुआ, तो ठीक है, बेहतर पोजीशन पे हो, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे पोजीशन पे हो, आपका सेट का सिलेक्शन पक्का है। ठीक, बस मेहनत करते रहिए। अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका नंबर कितना आया। ठीक है बच्चों, और यदि आपको ये किसी भी मेरे दर्शकों को यदि पहली बार ये वीडियो मिला होगा तो और भी वीडियोस हैं, ये हमारे राउंड 1 टेस्ट का ये आखिरी टेस्ट था, मतलब यूनिट का आखिरी टेस्ट था। अब ओवरऑल एक टेस्ट होगा कल। ठीक, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो नए व्यूअर्स हैं, हमारे नए दर्शक हैं, वो हमारे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस फोल्डर को ओपन करें, वहां पर बाकी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जल्दी जुड़ जाएं, टेस्ट सीरीज वहां पर होती है, क्वेश्चन पेपर वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।